पैसे क्यों कटे? क्या चूक हो गई? पैसे आखिर गए कहां? ये ना तो पुलिस बता पाती है और ना ही बैंक। डिजिटल फ्रॉड के चलते पिछले 10 सालों में अकेले बैंकों से लेनदेन में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों से गायब हुए या खाता धारकों के खातों से चोरी हो गए। ऐसे में मासूम खाता धारक आखिर बेबस और लाचार जाए तो जाए कहां? आज आने वाले 1 घंटे तक मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि ये कार्यक्रम का ताल्लुक आपकी जेब से है, आपके बैंक के खाते से है कि आखिर अचानक अलग अलग बैंकों से पैसे जा कहां रहे हैं। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में है। भारत में ही करीब 2000 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से वो अपनों को खो रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक और टेंशन ने घेर लिया है। ये समस्या बैंकिंग से जुड़ी है, क्योंकि लोगों के खातों से पैसे काटे जाने की कई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे वो हलाकान हैं, परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन और काम नहीं होने की वजह से लोगों की एक जमा पूंजी धीरे धीरे गायब हो रही है। वहीं उन्हें इस बीच इस नई परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली के केशवपुर एसबीआई ब्रांच में आज भीड़ ही जुट गई। देखते ही देखते लोग सैकड़ों की संख्या में खाता धारक पहुंच गए। उनकी एक ही शिकायत थी, उनके खातों से लगातार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कुछ लोगों के खातों से तो हजारों और लाखों के वारे न्यारे हो गए। हैरानी इस बात की है कि लोग जब पुलिस और बैंक के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचे तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा, बातचीत और हमारे साथ खुद एक भुक्तभोगी खाता धारक, जिन्हें पता नहीं आखिर उनके अकाउंट से कौन है जो पैसा निकाल लिया। जी हां, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं खाता धारक जो कि भुक्तभोगी हैं, नीरज सोनी जी। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एलन राव साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र कपूर जी। आप खुद एक बैंकर हैं। इससे पहले कि आज जिस बात को लेकर मचा है बवाल और मैं शुरू करूं देश का सवाल, मैं ये फिर आपसे एक बार इल्तिजा करना चाहता हूं कि आने वाले 1 घंटे तक आप ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके खाते से ताल्लुक रखता है। आपको पता नहीं चलता रकम गायब कहां होती है, और जब ध्यान आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे साथ नीरज सोनी जी हैं, जो कि खुद एक खाता धारक हैं, और उन्हें आखिर ये कैसे पता चला, उनकी आप बीती, उनकी जुबानी। नीरज जी, आपको कब पता चला कि आपके पैसे अचानक बैंक से गायब होने लगे? मनीष जी, अचानक एक फोन बजता है और उसमें कोई कोशिश करता है कि मेरे एटीएम कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसका नंबर कंफर्म करने की कोशिश। अमूमन घर पे रहते हुए आजकल लॉकडाउन के पीरियड में आराम से आदमी अपने कार्यों में, घर के कार्यों में व्यस्त रहता है। इस बीच में एक फोन बजता है और उस फोन बजने पे ध्यान पूरी तरह से गया नहीं, अगर बोलें तो ऐसा लगा कि कोई कोशिश कर रहा है कि हमारे डेबिट कार्ड के नंबर को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, और बट फोन काट दिया गया। मैंने खुद फोन काट दिया या कट गया, ये मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। उसके बाद हम अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और ये लगभग समय था 11:25 का, और उसके बाद अचानक
11:31 से 11:35 के बीच में धड़ 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 हमारे अकाउंट से 6 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और एसएमएस बजते रहते हैं फोन पे। बहुत ध्यान नहीं दिया। 1-1.5 घंटे के बाद अगर एसएमएस देखे तो पता लगा कि उसमें से पैसे डेबिट होते चले जा रहे हैं। हमने कोशिश करा, फैमिली मेंबर से पूछा कि भाई किसी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या? पता लगा नहीं किया है। उसके बाद जाके नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट को खोल के देखने की कोशिश करी तो उसमें लगता ये है कि ये मैं अपने साथ ये शीट लेके आया हूं, ये स्टेटमेंट है बैंक अकाउंट का। ये देखिए इसमें लाइन से ट्रांजैक्शंस होते चले जा रहे हैं। रकम लगभग 5,118 रुपए है और इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखते हैं तो 799 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद 1949 रुपए का होता है, फिर एक 1949 रुपए का होता है और लगभग चूंकि इस खाते में ज्यादा पैसे नहीं थे भाग्यवश, तो जितने भी पैसे थे वो निकाल लिए और एक 49 रुपीस का बैलेंस इसमें उन्होंने छोड़ा। नीरज जी ये आप भी थी इस समय आपको लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको सुनाते हैं वो अन्य खाता धारक जो कि इस तरह के फ्रॉड का, इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। आइए आपको हम वो भी सुना देते हैं। एसबीआई के स्टेट बैंक में हमारे सबके खाते हैं, जितने लोग खड़े हैं वो सब कंप्लेन कराने के लिए खड़े हैं। सभी के अकाउंट से अपने आप ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा निकल रहा है। सबने एटीएम से पैसे सबके विड्रॉल हो रहे हैं, जबकि सबके एटीएम उनके पास है, कोई पैसे निकालने नहीं गया है। यहाँ जितने भी लोग हैं बाहर गेट के खड़े हुए हैं, अंदर से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। मैं संध्या बोल रही हूँ, मेरे खुद 20,000 रुपए निकले हैं, 2 बार 10,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। मैम आपके कितने पैसे निकले हैं? 8,000 रुपए। कब निकले हैं मैम? अभी 1 घंटा नहीं हुआ। आपने अपना कार्ड ब्लॉक करवाया है? गया अभी बेटा अंदर कराने के लिए। आपके सर कितने पैसे निकले हैं? आप एक साथ हैं? आपके हमारे 3,000 रुपए निकले हैं कल शाम को 3,000 5:30 बजे। कल शाम को निकले हैं। तो सुबह कम रेट आपने अपना एटीएम ब्लॉक कराया है? ब्लॉक करा दिया गया। आपके सर 41,000 था, इसमें 14,000 बैलेंस रह गया है। 14,000 रह गया है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर बात करने के लिए। आपके सर कितने पैसे निकले हैं? मेरा जो अकाउंट है आंध्रा बैंक में है, मगर मेरा कल निकले हैं 4,000 पे निकल गए यहाँ से। ठीक है, और आपके सर? मेरे 6,000 रुपए निकले, अभी निकले। ओके, अभी निकले हैं। अभी जस्ट अभी निकले। सभी का अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है ना? लगभग सभी का एसबीआई में है ना? और एक ही एटीएम में जनरली जिससे पैसे निकल रहे हैं सबके। ठीक है सुबह ही बहुत बंदे कंप्लेंट किए, कम सुबह 15-20 बंदे सुबह भी आए थे। सर, ये मैसेज आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, हमारी हेल्प की जाए। हम लोगों के पैसे निकल रहे हैं और हम यहाँ बैंक के आगे खड़े हुए हैं, हम सभी परेशान हो रहे हैं। ये इस भारतीय स्टेट बैंक केशवपुर शाखा नई दिल्ली है। अभी हमारे कोई रिजॉल्व की जाए प्रॉब्लम। तो आपने देखा ये वो मासूम खाता धारक हैं जिनका अपना दुखड़ा है। ऐसे में वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक के पास कोई जवाब नहीं, पुलिस के पास जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना जटिल होता है पुलिस स्टेशन में जाकर ये समझाना कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। मेरे साथ एक खास मेहमान पवन दुग्गल जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। पवन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नीरज जी की बात थोड़ी अधूरी रह गई थी क्योंकि मुझे और भी खाता धारकों को सुनवाना था। नीरज जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं पवन जी के पास चलूं। मैं मनीष जी आपको यही बता रहा था कि ये स्टेटमेंट देखने के बाद और जब हमने कंफर्म करे अपनी ट्रांजैक्शंस, ये लकीली हमारे अकाउंट में, इस अकाउंट में कम पैसे थे। अगर कहीं ज्यादा पैसे होते तो ये 5 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शंस हुए हैं प्रिसाइसली, और भी पैसे निकल जाते। इसने बहुत बड़ा विश्वास तोड़ दिया, इतना ज्यादा विश्वास तोड़ दिया कि बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद जितनी अनिश्चितताएं थी, जो मनोदशा थी, वो उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल डर की अवस्था हो गई कि क्या दूसरे खातों में भी ये हो रहा है, या ये हमारे साथ हो रहा है, या और लोगों के साथ भी हो रहा है। आपने देखा, हमने और लोगों को भी सुना दिया नीरज जी। यस, ये क्लिप देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एक कारवां सा है, बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के साथ ये फ्रॉड की श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। जी नीरज जी, हमारे साथ पवन दुग्गल जी हैं। पवन जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। और इस समय हम चाहेंगे कि आपको मुद्दा पता है, जिस तरह से बैंकों से अचानक पैसे गायब हो रहे हैं, चाहे गूगल पे, एक गूगल प्रॉक्सिमा बेटा नाम का भी एक ऐप है जिसके जरिए ऐसा कहा जा रहा है। और जैसे कि नीरज सोनी जी ने अभी खुद बताया कि वो गूगल प्रॉक्सिमा लिख के आया
कि उनके खातों से पैसे निकल गए। जी अब मनीष जी, अगर मैं यही आखिर कहना चाह रहा हूं कि ये देखिए, जो मैं ये स्लिप दिखा रहा हूं, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है बैंक का। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है गूगल प्रॉक्सिमा। सारे ट्रांजैक्शन मैंने और भी चेक करने की कोशिश जी। करी, गूगल में जाके गूगल प्रॉक्सिमा करा तो फ्रॉड की सीरीज उसमें दिखाई दे रही है। जी जी, लंबी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त है। पवन जी, जो आपने जैसा देखा सुना, गूगल पे, गूगल प्रॉक्सिमा, गूगल ऑस्ट्रो, आखिर विश्वास करें तो कैसे करें? इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो करोड़ों में हैं। ऐसी स्थिति में एक आम खाता धारक करे तो क्या करे? पवन जी, मुझे लगता है कि आज अगर आप एक आम खाता धारक हैं तो आपको कहीं ना कहीं सूझबूझ, सावधानी, सतर्कता और शक के साथ चलना पड़ेगा। हर चीज जो देखती है वो सच नहीं होती। हर प्रकार के प्रलोभन या हर प्रकार के लिंक पर या ऐप पर आपने ना तो क्लिक करना है ना डाउनलोड करना है। आपने उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके बारे में आप शोध ऑनलाइन कर चुके हैं, लोगों के रिव्यू पढ़ चुके हैं और आप सुनिश्चित हैं कि ये ऐप बिल्कुल ऑथेंटिक है, रियल है। अगर आपने आज कोरोना वायरस के युग के दरमियान अगर अपनी होमवर्क किए बगैर किसी और ऐप को डाउनलोड कर लिया या कहीं और आप चले गए तो आपके पैसे जरूर चले जाएंगे। आप जो स्टोरीज दिखा रहे हैं वो भी इसी जो घटना है उसी की परिचायक है। तो ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल मानना है एक बार आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं फिर उसके बाद पैसे को वापस लाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम पहले से ही सावधान हो जाएं और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में ना रहें। भारतवासियों में एक चक्कर रहता है, हम लोग सब कहते हैं हम जुगाड़ कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इंटरनेट पर, इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पे जुगाड़ नहीं होता। जागरूकता, सावधानी ही आपके एकमात्र मंत्र हैं आपको गाइड करने के लिए इस दिशा में। पवन जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन ही ना हो और आपके खातों से पैसा गायब हो जाए तो फिर क्या किया जाए? नहीं ये पवन दुग्गल साहब की बात को थोड़ा मुझे अचंभा सा भी हो रहा है। कोई भी खाता धारक ऐसा नहीं होगा जो अपने बैंक अकाउंट के लिए, अपने पैसे के लिए केयरलेस हो, पहली चीज। दूसरा, आज के देश में जब मोदी सरकार डिजिटल प्रमोट कर रही है, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं पवन जी? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है मैं अपनी बात को पूरी तरह आपको समझा नहीं पाया हूं। देखिए, डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आधारों को भूल जाएं। डिजिटल का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें जो बेसिक साइबर सुरक्षा के पहलुओं को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए वो ना बना पाए। अगर आज आप बैठे हुए ही आपके अकाउंटों से पैसे जा रहे हैं तो आपकी समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध हुई है। अब उसकी आप शिकायत लोकल थाने में करा सकते हैं, ऑनलाइन पुलिस स्टेशन पे भी करा सकते हैं, स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे करा सकते हैं, बैंक को लिखत में शिकायत कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर बैंक ना माने तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन पे शिकायत कर सकते हैं। ये तो आपके पास कानूनी विकल्प है, लेकिन यहाँ तो ये विकल्प उस कंडीशन में फुलफिल होते हैं जहां आपके बिना किसी योगदान के, बिना किसी कार्य के पैसे निकल रहे हैं। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि क्योंकि लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। आज सुबह ही एक मुकदमा सामने आया है जहां पर देखिए, आपको आभास होना पड़ेगा, फिशिंग आजकल बहुत बड़े तादाद पे बढ़ चुकी है। कोरोना वायरस युग में एक स्वर्णिम युग आ गया है साइबर क्राइम का। उसमें नंबर 1 जो साइबर क्राइम आजकल चल रहा है वो चल रहा है फिशिंग, फिर आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड। तो अगर आप कोरोना वायरस के नाम पर कोई लिंक को क्लिक कर देते हैं या कोई अटैचमेंट को डाउनलोड कर देते हैं, तब संभावित तौर पर आपका डेटा और उसकी वैल्यू नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। पवन जी, मैं चाहूंगा पवन जी, एक बार आप फिर ये लाखों करोड़ों दर्शकों के हित के लिए फिर से ये बात दोहराएं, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि यही बात फिर से आप दोहराएं। देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है। कानून कहता है कि अगर आपकी फॉल्ट के बगैर, अगर आपकी किसी भी लापरवाही के बगैर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो आपको पीनलाइज नहीं किया जा सकता। जिम्मेवारी बैंक की होगी कि पैसा आपको वापस दे, बट उसके लिए आपको शोर मचाना होगा। केवल बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर कस्टमर केयर कॉल पर कॉल पूरी तरीके से लॉग नहीं होती।
इसलिए लिखत में कानून आपसे सबूत मांगता है। तो जब आपको पता लगता है कि आपके बैंक से, अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर चीजें निकल गई हैं, तो आपको तुरंत कार्यरत होना है, कुछ कदम उठाने हैं। पहला कदम चुप नहीं बैठना, उसे रिपोर्ट करना है। अब सवाल उठता है रिपोर्ट कहां करना है? अपने लोकल थाने में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल लॉकडाउन का समय है, शायद आप थाने नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, अपने इलाके की स्टेट पुलिस है, उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको संपर्क ईमेल मिलेगा, वहां माध्यम से आप इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप जैसे दिल्ली में हैं, तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा दें। साथ ही साथ आप अगर हो सके तो साइबर क्राइम सेल आपके राज्य में अगर हो, उसकी वेबसाइट पर जाकर ईमेल के माध्यम से वहां रिपोर्ट करा सके। ये तो हो गया पुलिस की रिपोर्टिंग की बात, बट ये पहला पहलू है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। एक साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ ही साथ आपने दूसरा कदम उठाना है कि आपको बैंकों को जहां से पैसा निकला है वहां पे लिखत में शिकायत देनी है। आपने कहा मैंने कस्टमर केयर पर कॉल कर दिया, मेरा काम हो गया, ये काम कानून सफिशिएंट नहीं मानता। अधिकांश तौर पर बैंक तो कहता है मुझे आपकी कॉल ही नहीं आई। तो सबूत आपको चाहिए होगा। सबूत कहां से आएगा? जब आप लिखत में बैंक को शिकायत करेंगे कि साहब ये मेरा खाता है, मेरे खाते में पैसे निकले हैं मेरी इजाजत के बगैर, तो लिहाजा ये पैसे मेरे खाते में वापस दिए जाएं। देखिए, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जुलाई 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है जो कहता है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं जो आपकी जिम्मेवारी नहीं है या आपके साथ एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते, और अगर आप पहले 72 घंटों में उसकी शिकायत बैंक को लिखत में कर देते हैं, तब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको जीरो लायबिलिटी उसका भुगतान बैंक करेगी। मिलेगा। जी, भुगतान बैंक करेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखें, जागरूक रहें। नीरज जी, हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त LN राव साहब, जो कि खुद एक वकील भी हैं। LN राव साहब, आमतौर पर एक आम आदमी के लिए 5,000 रुपए या 7,000 रुपए उनके साथ अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कराना आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है। 10 सवालात पूछे जाते हैं। ऐसे में हैरान परेशान वो शिकायत करता यही समझता है कि भैया कौन पुलिस स्टेशन जाकर ये सिरदर्द मोल ले, इसे छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में पुलिस आखिर इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड पर कैसे नकेल कसेगी? देखिए मनोज जी, आपने बड़ा डिटेल में समझाया है कि क्या क्या करना चाहिए अगर एक विक्टिम, अगर इसका क्राइम का विक्टिम होता है। तो मैं उससे आगे थोड़ा बढ़ता हूं कि अगर जैसे आप कहते हो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कैसे की, पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन का टाइम है तो आप ईमेल से करिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस की वेबसाइट पर कमिश्नर ऑफ पुलिस का ईमेल आईडी है, आपके इलाके के DCP की ईमेल आईडी है, आपके इलाके के ज्वाइंट कमिश्नर की ईमेल आईडी है। आजकल ईमेल आईडी पर भी कंप्लेंट करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड माना जाएगा, और रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि पुलिस अपने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली बैंक में भी करना है, जैसे RBI के नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, तो विक्टिम का पैसा सेफ है, उसको मिलेगा। इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करना और बैंक को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है, अब लॉकडाउन के टाइम के अलावा की बात मैं करता हूँ, रिटर्न कंप्लेंट अपने लोकल पुलिस स्टेशन वहां पर करनी है। जिस इलाके में बैंक है, जिस बैंक के ATM से आपके पैसे निकले हैं, रिपोर्ट वहां करनी है। और रिपोर्ट में साफ ये भी लिखना है पुलिस को कि CCTV फुटेज को प्रिजर्व किया जाए। अगर किसी ने ATM को यूज करके और ATM कार्ड, क्योंकि कार्ड को आप दूसरे कार्ड बना लेते हैं, आप उसको कार्ड को बोलते हैं, उसको क्लोन कर लिया जाता है। उस कार्ड को क्लोन करके अगर कोई ATM से पैसा निकालता है तो उसका CCTV फुटेज को प्रिजर्व करने की रिक्वेस्ट भी हम उसमें लिख सकते हैं, ताकि पुलिस ये ना कहे कि हमें तो बताया नहीं क्या करना है। और बैंक को भी कहें कि जाकर कि अपने उस टाइम के पर्टिकुलर डेट और टाइम के CCTV फुटेज को प्रिजर्व कराएं, ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। जो सस्पेक्ट है जिसने निकाले हैं उसकी फोटो उसमें आ जाए और उसका एक एविडेंस भी आ जाए, ताकि अगले जब केस का ट्रायल चलेगा तो उसमें उसको एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते जो विक्टिम है, जो कि उस केस के
द्वारा उसको जी, जी। उनको नुकसान हुआ है, जी, जी। वो लोग ये सारी कार्रवाई करें। और डेफिनेटली इसमें पुलिस, अगर पुलिस स्टेशन लेवल पे, थाना लेवल पे अगर नहीं होता है तो जी, सीनियर लेवल पे राव साहब हमारे साथ योगेंद्र कपूर साहब भी हैं जो बैंकर है। योगेंद्र जी, मैं ब्रेक के उस पार आज से ढेरों शिकायतें आ रही हैं, आखिर बैंक के खाता धारकों के अकाउंट से बैंक पैसे किस बात के काट रही है ये उन्हें नहीं पता होता। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के पहले तो आपने सुना कि आखिर करना क्या चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, देश का सवाल लगातार जारी है। ब्रेक के बाद फिर एक बार इस सबसे अहम देश का सवाल में आपका स्वागत है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे ताल्लुक रखता है, आपकी गाढ़ी कमाई से ताल्लुक रखता है, आपकी मेहनत की, पसीने की कमाई से ताल्लुक रखता है कि आखिर जालसाज कैसे आपके खातों से पैसा उड़ा ले जाते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल, जी हां, बुद्धिजीवियों का, साइबर एक्सपर्ट और हमारे साथ पुलिस के अधिकारी और बैंकर और साथ ही भुक्तभोगी भी हमारे साथ हैं। तो इस कड़ी में मेरे साथ योगेंद्र कपूर जी। योगेंद्र जी, इन दिनों एक बड़ी शिकायत आ रही है और शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। शिकायत यह है कि बैंक बगैर खाता धारक को बताए पैसे काट ले रही है। यह बता नहीं पा रही कि आखिर वो रकम किस बात की काट रही है। ना तो वो ईएमआई है, ना ही वो ब्याज है। तो आखिर पैसे कहां जा रहे हैं? देखिए मनीष जी, इसके अंदर एक जो सोल्यूशन है वो ये है कि पहले तो जिसके अकाउंट से भी अगर इस तरीके से पैसा कटा है तो उसको अपने बैंक को राइटिंग में कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर वो देखेगा कि अगर बैंक उससे कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करनी चाहिए इस बैंक की ब्रांच के अगेंस्ट कि उन्होंने, और उसके अंदर पूरा उनको डिटेल्स शेयर करनी होगी अपनी एप्लीकेशन की, और उसमें वो देखेंगे कि उनका जो है रिड्रेसल जो है इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो होगा। जी जी, हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी है। पवन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जरूरी ये है, गूगल पे इन दिनों सबसे लोकप्रिय ऐप है जिसके जरिए लगभग 7 करोड़ से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं। ऐसी स्थिति में किसी खाता धारक को क्या नहीं करना चाहिए? ओटीपी हो, पिन हो, हम ये चाहेंगे कि इस वक्त आप इसका मोटे तौर पर एक कैनवस पर आप बताएं कि आखिर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपने पैसे संबंधी गतिविधियां करते हैं तो कुछ चीजें आप यूनिवर्सल सिद्धांतों के रूप में उसको अपने दिमाग में रख लें, उस पर गांठ मार लें। पहली बात, अपनी फाइनेंशियल जानकारी आपने किसी के साथ साझा नहीं करनी है। कारण यह है कि अगर ये साझा हुई तो फिर इसका सीधा असर ये होगा कि आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे और आप पैसे लूज कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपने कोई भी, अगर आपको मेल आती है, फोन आता है, एसएमएस आता है कि आप हमें अपना फाइनेंशियल डिटेल दीजिए, हम फला बैंक से, आपके बैंक से बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहे हैं, तो आपने उनके झांसे में नहीं आना। आसमान नहीं गिरेगा अगर आप अपनी जानकारी उन्हें नहीं देंगे। तीसरी बात, अगर कोई आपको लिखत में मेल आती है कि हम ये मेल यहाँ बैंक से भेज रहे हैं, अपना ओटीपी नंबर भेजिए या अपनी डिटेल भेजिए, तो आपने उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। कृपया याद रखें कि आज के संदर्भ में कोई बैंक आपसे फोन पर, आपसे लिखत में आपकी जानकारी नहीं मांग रहा। तीसरी बात, कोशिश करें ये जो डिटेल्स होते हैं आपके इंटरनेट बैंकिंग के, आपकी एप्लीकेशंस के, चाहे गूगल पे एक्सेस डिटेल्स ही क्यों ना हो, ये अक्सर बहुत लोग भूल जाते हैं। तो वो ना भूलें, इसलिए वो डिटेल्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर ही सेव कर लेते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी हम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फोन आज बहुत आसानी से हैक हो जाता है, लैपटॉप हैक हो जाता है, और अगर उसका हैकिंग हो गया तो सीधा असर आपके अकाउंट के डिटेल्स के चुराने पे होगा और वहां से पैसे निकलने पे होगा। अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रखें, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालें, अच्छा फायरवॉल प्रोग्राम डालें,
फ्री प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं ऑनलाइन, उनको देख सकते हैं। कोशिश करें साइबर सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाएं। कोशिश ये करें कि SMS अलर्ट सेवाएं जरूर लें ताकि हर ट्रांजैक्शन पर आपको अलर्ट आए। कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट, बैलेंस हर 2 दिन में एक बार जरूर देख लें ताकि कोई ऐसी अनावश्यक ट्रांजैक्शन है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट जरूर करना है। अगर आपने कोई पैसे आपने नहीं खरीदे हैं या नहीं इस्तेमाल किए हैं और फिर शो कर रहे हैं तो उसकी शिकायत अपने बैंक को करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनी को करनी है, पुलिस को करनी है। जी पवन जी, सावधान रहिए। जी पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा कि आखिर ATM क्लोनिंग और ये डाटा कहां से चुराया जा सकता है। नीरज जी, आप इस समय आपको लाखों करोड़ों दर्शक देख और सुन रहे हैं, आप इन्हें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला और आपने क्या क्या किया। जब ये कंफर्म हो गया मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, गूगल प्रॉक्सिमा करके कुछ आ रहा है और वो ट्रांजैक्शन हमने नहीं किया है, उसके बाद फिर एक बहुत असमंजस सी स्थिति मनीष जी खड़ी हो जाती है कि पैसे निकल गए। एक ये फीलिंग मैं समझता हूं बहुत बड़ी फीलिंग होती है और वो बहुत परेशान करती है। दिमाग बाद में जाता है कि कितने पैसे निकल गए, उसके बाद फिर ये समझ में आता है कि करना क्या चाहिए। तो ये बहुत कसमकश की स्थिति होती है किसी के लिए और मैंने स्वयं इसको भोगा है, तो मैं समझ सकता हूं। कुछ समझ नहीं आता है इसमें। मैं 2-3 चीजें अपने जो स्टेप्स मैंने करे कि सबसे पहले तो मैंने जाके इसको कंफर्म करा कि जो ये पेमेंट गेटवे गूगल प्रॉक्सिमा दिख रहा था ये है क्या। नेट के ही जरिए जाके देखा तो ये समझ में आया कि ये फ्रॉड है और ट्रांजैक्शन हमने किया नहीं था, इसलिए बिल्कुल कंफर्म था। उसके बाद हमने ये चेक करा कि ऐसा तो नहीं कि कोई हमने किसी पेमेंट एडवाइस वगैरह कोई पहले जारी करी हो। वो सारी चीजें देखने के बाद एक आधे घंटे के बाद सबसे पहले हमने जाके बैंक के एक नंबर हमें मिला, एक HDFC की कस्टमर केयर रिलेशनशिप मैनेजर है हमारी, मैंने उनको अप्रोच करा। तो अगर किसी की भी अकाउंट होल्डर की कोई कस्टमर केयर रिलेशनशिप मैनेजर या कोई एग्जीक्यूटिव है तो उसको कॉल करना चाहिए, पहला मेरा सुझाव ये है। और उसके बाद उन्होंने मुझे सही नंबर दिया, उस पर जाने के बाद में मैंने अपनी पूरी कंप्लेन उनको नोट कराई। और कंप्लेन नोट कराना ही ठीक नहीं है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना बहुत जरूरी है। हमने उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने रिकॉर्ड में उनसे लिया, पूरी डिटेल में कंप्लेन नोट कराई। उसके बाद फिर जैसा दुग्गल साहब भी बोल रहे थे और भी हमारे बैंकर साहब बोल रहे थे कि जाके FIR करनी चाहिए। कोविड के माहौल में ये संभव नहीं था और थाने जाने से एक व्यक्ति डरता है। फिर हमने सर्च करा, हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइट मिला। हम ये चाहेंगे कि आप वो दिखाएं। हाँ। हम ये चाहेंगे कि आप वो दिखाएं और कैमरा जूम करेगा, आपका बताएगा कि आखिर जी, ये देखिए, आप ये दिखाएं। आप ये जो चीज है ये cybercrime.gov.in ये है। ये इसको मैं दोबारा से बोल रहा हूं जिससे जो भी दर्शक इंडिया न्यूज के हैं उसको वो देख लें अच्छे से। ये साइट MHA का है, इस पोर्टल का नाम है, साइट का नाम है cybercrime.gov.in। फिर से दिखाएं नीरज जी। ये मैं दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है और ये cybercrime.gov.in है और इस पे साइबर क्राइम इंसिडेंट्स तमाम कैटेगरी के होते हैं जी, उसमें डिफाइन किए गए हैं। इसमें बहुत डिटेल्ड तरीके से ये पूरी एक शॉर्ट ऑफ FIR ही होती है, इसको मैं FIR ही कहूंगा। ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें दी जाती है, प्रूफ भी लगाना पड़ता है इसमें कि ये आपका प्रूफ आधार क्या है, किस आधार पे आप ये अपनी कंप्लेन लिख रहे हैं। ये करने के बाद में इसमें पूरी, इसके बाद इसमें फैसिलिटी होती है, तमाम सी जानकारियां हैं जी, अकाउंट नंबर देना, ये देना, मतलब बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये, तकरीबन आधा 1 घंटा लगा इसको करने में। इसको करने के बाद में इसका आप प्रिंट आउट PDF फाइल बना के डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड पे रख सकते हैं और इसका इमीडिएटली लॉन्च करने के बाद एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आपके द्वारा दिए हुए फोन नंबर पे SMS आता है कंफर्मेशन की आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो गई है, टोकन आ जाता है, उसको भी रखना चाहिए। लेकिन मैं मनीष जी, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, अगर आपने मुझे बुलाया है तो थोड़ा मुझे मौका दें कि मैं और डिटेल में बात रख सकूं। इसमें एक तो बहुत बड़ी परेशानियां हैं, मेरा अनुभव है और मैं चाहता हूं ये इंडिया न्यूज के माध्यम से सब तक पहुंचे और अथॉरिटीज तक भी पहुंचे, बैंक्स तक भी पहुंचे, स्टेट गवर्नमेंट तक भी पहुंचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैंकों से
मैं कहूंगा, मेरे ख्याल से कपूर साहब हमारे साथ हैं एज ए बैंकर, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी इस बात को सुने, और जितने लोग सुन रहे हैं, जो भी इंडिया न्यूज के दर्शक हैं, वो भी इस बात को सुने, खासतौर से बैंक्स के जो अथॉरिटीज हैं वो जरूर सुने। ये जब कस्टमर जाके कस्टमर केयर पे कॉल करता है उनके स्पेसिफिक नंबर पे और रिपोर्ट देता है, उसमें तमाम तरीके के ऑप्शंस आते हैं मनीषी। एक ये बजाइए तो इसके लिए फिर 2 बजाइए, फिर इसके लिए 3 बजाइए, फिर होल्ड करिए, फिर ऑपरेटर आता है। इस तकरीबन मुझे 70 मिनट लगे थे इन सब चीजों में, एक स्पेसिफिक नंबर के बाद। आप ये कहते हैं, आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये माना जाए नीरज जी कि इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए? हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से एक सुझाव रखना चाह रहा हूँ, तमाम से जो खाता धारक हैं हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों, उनकी तरफ से भी मैं एक ये सुझाव रखना चाहता हूँ कि हर बैंक को, आज मनीष जी आपके सवाल में, देश के सवाल में, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि 100 नंबर क्या है, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 100 नंबर क्या है? जी, ये पुलिस कंट्रोल रूम होता है। करेक्ट। ये चीज कितनी रट गई है हर व्यक्ति को कि 100 नंबर अगर कोई क्राइम आती है तो 100 नंबर पे वो अप्रोच करे। इस तरीके से मुझे लगता है बैंक की अथॉरिटीज को, आरबीआई को एक स्पेसिफिक नंबर, साइबर क्राइम अगर ये होता है, पैसे का फ्रॉड होता है, तो एक ये बहुत नंबर, बेहतरीन सुझाव। हमारे साथ एलन राव साहब भी हैं नीरज जी। मुझे लगता है कि एक नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट हो तो ज्यादा बेहतर है, स्पेसिफिक हो और जिसपे एक्सेस सारी अथॉरिटीज का हो। ये गेटवे नंबर होना चाहिए कि जिसमें कस्टमर अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो इन्फॉर्म करे, और इन्फॉर्म होने के बाद में जितनी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो सारी अलर्ट हो जाएं। मुझे लगता है ये चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं। 101 जैसे फायर ब्रिगेड की सर्विसेज, एम्बुलेंस की सर्विसेज के 3 नंबर होते हैं। आपका ये सुझाव है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि ऐसा नंबर जो लोगों की जुबान पे रहे। हमारे साथ एलन राव साहब है। एलन राव साहब, आमतौर पर यह देखा गया है कि साइबर अपराध करने वाले अपराधी पकड़े नहीं जाते, बड़ी मुश्किल होती है। ये जिस सिम से ऑपरेट करते हैं ये इनके नाम पे नहीं होता, और अगर होता है तो ये दूर दराज के यानी पूर्वोत्तर के राज्यों के होते हैं, झारखंड, बंगाल, और ये हमें तो जो जानकारी मिली है यहां तक कि ये मणिपुर साइड तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां बैठकर फ्रॉड हो रहा है तो इन जालसाजों का पुलिस कैसे पर्दाफाश करे? देखिए मनीष जी, ये समस्या बिल्कुल गंभीर समस्या है। साइबर क्रिमिनल्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप तो अपने देश की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ साइबर क्रिमिनल्स विदेशों में बैठे हुए क्राइम कर रहे हैं, और ये समस्या वास्तव में ही है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है, इसकी ट्रेनिंग भी अलग से है कि साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास ऑफिसर्स की, मैं इसमें एडमिट करते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कि हमारे देश में साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स की कमी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये अब आगे आने वाले समय में इस प्रकार के साइबर क्राइम के होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। इसलिए हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स और ज्यादा इम्प्रोवाइज स्टाफ की जरूरत है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ कि ये क्राइम आगे बढ़ने ही वाला है। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में और ज्यादा बढ़ा है, और आगे भी आने वाले टाइम में। दुग्गल साहब ने इस बात का जिक्र भी किया है, राव साहब, दुग्गल साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड और ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को बड़े इसमें सीरियसली इसको सोचना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स, पूरे टूल्स और पूरी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो तमाम स्टाफ को, मैक्सिमम स्टाफ को इसमें ट्रेन किया जाए। और एक तो मैं और बता दूं कि साइबर क्राइम के केसेस सारे रजिस्टर भी नहीं होते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कंप्लेंट के तौर पे अभी भी पड़े हुए हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है लोगों की। तो इसलिए ये सारा सरकार को ध्यान राव साहब, यही समस्या है। राव साहब, यही समस्या है कि पुलिस अगर मौन रह जाएगी तो वो बेबस मासूम खाता धारक जिसकी कमाई है, गाड़ी कमाई है, एक एक पैसा उसने पसीने से जोड़ा है, आखिर वो जाए तो जाए कहां? यही तो मैं बता रहा हूं कि पुलिस को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, इसमें ऐसे टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो टालते क्यों हैं? जैसे मैंने आपको रीजन बताया कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने वालों की कमी है। वो समझते हैं जितने कम से कम एफआईआर दर्ज होंगी हमें ज्यादा काम, हमें उतना ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कंप्लेंट्स अभी पेंडिंग है। मनीष जी, एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। राव साहब,
राव साहब, नीरज जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं बहस के अंतिम पड़ाव मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से एक समय था कि हिंदुस्तान में पासपोर्ट बनाना बहुत एक किवायत का काम था, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ एक टीसीएस टाइप की कंपनीज को गवर्नमेंट ने दिए और फिर एमएचए के लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं, कितनी प्रोसेस इजी हो गई है आप देखिए। जी जी, उस तरीके से कुछ साइबर जी, क्राइम पे और जी, अलर्ट होना चाहिए। और योगेन जी मुझे बहस खत्म करनी है। आखिर एक खाता धारक कैसे ये सुनिश्चित करे कि बैंक उसके खाते के साथ जो ऊपर नीचे कर रही है, आखिर वो क्यों कर रही है, इसका जायज कोई कारण तो बताए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं जैसा जो हमारा डिस्कशन हुआ है, 2 पॉइंट्स और रखना चाहूंगा जो वैलिड सजेशंस आए हैं कि एक तो जैसे पुलिस के केस में होता है कि एक सेंट्रलाइज नंबर है, ऐसे ही बैंकिंग के अंदर भी एक सेंट्रलाइज नंबर होना चाहिए जिसपे जो सिर्फ हमारे साइबर रिलेटेड जो क्राइम रिलेटेड जो अगर कोई कंप्लेंट है उसको जो एड्रेस करे। और लाइकवाइज मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा कि इवन बैंक के अंदर जो ब्रांच है उसमें एक साइबर रिलेशनशिप डेस्क होना चाहिए जिसमें एक कोई भी अकाउंट होल्डर है या कस्टमर जो है, अगर उसको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है जी योगेन जी, पवन जी, लास्ट वन लाइनर आपको लाखों करोड़ों दर्शक देख और सुन रहे हैं कि आखिर किस तरह की सावधानी जरूरी है। लास्ट वन लाइनर पवन जी आपसे। आगे ऐसा समय आ रहा है कि साइबर क्राइम चारों ओर हमारे आसपास पनपेगा। एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। साइबर सुरक्षित रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने डेटा को सेफ रखिए, साझा ना करिए और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़िए। इंटरनेट से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पर साइबर क्राइम हो उसे रिपोर्ट करके उसको फेस करने की जरूरत है। जी, जैसा कि आज हमारे पैनल ने वो सारी बातें साझा की, हमने कोशिश की उन खाता धारकों को सामने लाकर आपको बताने, आपको समझाने और आपको ये हिदायत देने कि आप बार बार अपना खाता चेक किया करिए। जी हां, बैंकें और पुलिस ऐसे जालसाजों से, अपराधियों से सावधान रहने की हिदायत तो देती है, लेकिन अगर बैंकों में पैसा जमा हो तो बेचारा खाता धारक क्या करे। अगर बैंकों से पैसे गायब हो जाएं तो खाता धारक अगर करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में फुल प्रूफ सिक्योरिटी बैंक की जरूरी है, लेकिन खाता धारक अपनी जिम्मेदारी से ना हटे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप अपना अकाउंट बार बार चेक किया करिए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। अब आतंक के जहरीले नाग सलाउद्दीन की, जो आपने पिट्टू रियाज नायकू के खात्मे के बाद बौखला गया है, वो भारत को धमकियां दे रहा है, कश्मीर में और हमलों की आग उगल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, ये सलाउद्दीन का डर है, भारतीय सेना का उसके अंदर घर किया गया डर है कि वो ऐसी भाषा बोलने पर मजबूर है, क्योंकि सलाउद्दीन को भी पता है कि जिस दिन भारतीय सेना ने ठान लिया उसके आतंकी अड्डों का क्या होगा और उसका क्या होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर रियाज नायकू को ढेर करने के बाद सलाउद्दीन कांप चुका है। भारतीय सेना का खौफ उसे सता रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिन भर की खबरों के पिटारे, कोरोना अपडेट, कोरोना समाचार और देश और दुनिया की ताजा जानकारी लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे। आंख कान खोल